दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का बेसिक बैच लेकर के आए हैं। यदि आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहिएगा कि हमको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आपका केमिस्ट्री कमज़ोर है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि टाइम देना न देना आपके हाथ में है। याद कीजिए, आप जिसको भी टाइम दे पाएंगे वह आपका होगा। याद करो, आज जो भी आपका है उसके पीछे आप टाइम दिए हैं तभी वो आपका है। इसलिए केमिस्ट्री को आप टाइम नहीं दिए हैं, जिसके वजह से केमिस्ट्री आपका कमज़ोर है। सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री के उस फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसके चलते आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आगे इसमें हम देखते हैं एलिमेंट है, कुछ जो तत्व है उसके विषय में आपको कम से कम कुछ एलिमेंट याद होना चाहिए। कम से कम 30 तक आपको याद करना ही पड़ेगा। अब है कि तत्व कहते किसको हैं? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। हीलियम है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि उसकी परमाणु संख्या और उसका संकेत। आपको संकेत याद रखना जरूरी है और परमाणु संख्या याद रखना जरूरी है। परमाणु संख्या आप उन तत्वों का रखिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हम बता देंगे कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सोडियम आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो सोडियम इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। तो हाइड्रोजन, इसका संकेत H होता है। हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg। तो यह इसका संकेत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे ऑक्सीजन आपको याद रखना पड़ेगा कि उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। उसी प्रकार से सोडियम 11 याद रखना होगा। मैग्नीशियम आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन ये आप नहीं याद रखिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा। आगे जो आपका है वो हम देख लेते हैं। आगे है मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम 13 आपको याद रखना पड़ेगा, उसका संकेत Al होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सिलिकॉन जो कि 14 होता है सिलिकॉन का। फास्फोरस 15 होता है। सल्फर 16 होता है। सल्फर 16 होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? सल्फर हो गया 16 नंबर पर, और ये सल्फर, यानी कि यस फोर हो गया सल्फर, और यस जो होता है स्टार्टिंग 16 भी होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, यस से सल्फर और यस से 16। आगे सल्फर के बाद है क्लोरीन जो कि 17वें नंबर पर आता है। आर्गन जो कि 18वें नंबर पर आता है। पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम जो कि 19वें नंबर पे आता है। कैल्शियम जो कि 20वें नंबर पे आता है। स्कैंडियम आप याद रखोगे तो भी और नहीं रखोगे तो भी ये चल जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है। टाइटेनियम हो गया Ti, वेंडेनियम V, क्रोमियम Cr ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज Mn ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है आयरन 26 जिसका Fe संकेत होता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा अधातु है
जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे है सिल्वर। तो सिल्वर चांदी होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? Ag चांदी का पैल ला देना, यानी कि चांदी का एक महिला है जो कि कहती है Ag चांदी का पैल ला देना। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि चांदी का होता है Ag। अगला है टीन, Sn होता है, उसका 50 होता है। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन इसका I होता है। टंगस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, W इसका संकेत होता है। उसके बाद ओस्मियम जिसका संकेत O होता है। ओस्मियम के बाद है गोल्ड, सोना Au जिसका एटॉमिक नंबर होता है 79, यह आपको याद रखना पड़ेगा। Hg मरकरी होता है 80, यह आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं मरकरी को। रेडियम जो कि आप घड़ी में कभी कभी देखे होइएगा कि टॉर्च जलाने के बाद उसमें से रोशनी निकलने लगता है अपने आप, तो उसको ही रेडियम बोलते हैं, जिसका 88 होता है। तो इस प्रकार से आपको यह 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये याद हो जाएगा। फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम। बोलिए आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्कैंडियम, बेंडेनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कम से कम आपको 30 तक तो हर हाल में आपको याद होना जरूरी है। उसके बाद आप ब्रोमीन अलग से याद रखिए। चांदी का हो गया 47, टीन 50 हो गया, आयोडीन 53 हो गया, टंगस्टन 74 हो गया, ओस्मियम 76 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, केवल आप संकेत याद कर लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास में केवल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एटॉमिक नंबर उतना नहीं पूछता है। आगे आपका है रेडियम हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया। तो इन सबको मरकरी Hg, गोल्ड हो गया Au हो गया, ओस्मियम O हो गया और रेडियम Ra हो गया। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं धन मूलक होता है, कुछ मूलक होता है जिसके विषय में ये मूलक क्या होता है। तो मूलक जो है यानी कि कोई भी तत्व किसी तत्व से तब जा करके अभिक्रिया करेगी जब या तो वो ऋण मूलक होगा या फिर वो धन मूलक होगा, तभी तो वे अभिक्रिया कर सकती है या किसी के साथ मिल सकती है। क्योंकि प्लस प्लस तो कभी मिलेगा नहीं, पॉजिटिव कभी मिलता नहीं है और नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव जो होगा वो निगेटिव से मिलेगा और निगेटिव जो होगा पॉजिटिव से मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ धन मूलक है। अब धन मूलक होता क्या है? सबसे पहले कि जैसे हाइड्रोजन हो गया तो यही H है, ये वैलेंसी के थ्रू आता है। पहले हम वैलेंसी निकालना आपको बता देते हैं। तो एक नया स्लाइड ले लेते हैं। देखिए ये है हाइड्रोजन, इसका H होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस के 1 आ गया। हीलियम हो गया तो 2 आ गया, तो ये 2 इसका 0 आता है। लिथियम हो गया 3 आता है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे +1 आ गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे +1 0 और ये कैसे होता है? तो देखिए वैलेंसी का कुछ नियम होता है, वैलेंसी का कुछ नियम होता है कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो पॉजिटिव होगा। यदि 5, 6, 7 किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में रहता है तो वह ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है तो क्या होता है? निगेटिव होता है। और यदि 4 रहेगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए, मान लीजिए सोडियम का कितना होता है? 11। अब इसको वैलेंसी निकालेंगे 2, 8 और यहाँ पे 1 होगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह त्याग करेगा, तो इसका वैलेंसी आ गया +1। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का होता है 12
तो 2 8 और फिर 2, तो इसका प्लस के 2 आ गया। उसी प्रकार से अब जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का कितना होता है 17, तो क्लोरीन का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा। यहाँ पे 8 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी उसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये 1 ले लेगा, कितना लेगा 1 ले लेगा, तो लेगा तो माइनस हुआ, लिया कितना तो 1, तो इसका बैलेंस हो गया माइनस के 1। ठीक, उसी प्रकार से और जैसे कार्बन ले लिए, कार्बन का कितना होता है 6 होता है। चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन 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 के कितना होता है 8 होता है, तो ऑक्सीजन 8, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो बेहतर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो कितना लेगा 2 ले लेगा, तो 2 लिया तो इसीलिए उसका बैलेंसी हो गया माइनस के 2। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बैलेंसी आ गया निकालने। अब हम लोग देख लेते हैं फिर से ऋण मूलक को और धन मूलक को। तो यहाँ पे कुछ धन मूलक आपको हम दे दिए हैं, जैसे धन मूलक पे आ गया, यहाँ पे कुछ धन मूलक लिखा गया है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया उसका 1 होता है, सोडियम 1 होता है, पोटेशियम 1 होता है, मैग्नीशियम 2 होता है, कैल्शियम 2 होता है, जिंक 2 होता है, बेरियम 2 होता है, एल्युमिनियम 3 होता है, क्रोमियम 3 होता है, कॉपर 1 होता है, क्यूप्रिक 2 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि तो यहाँ पे कुछ जो धन मूलक दिया गया है उसको, जैसे फेरस हो गया तो इसका हो गया 2, और फेरिक हो गया तो 3, तो जिसमें अस लगा रहेगा उसका हो जाएगा कम, और जिसमें इक लगा रहेगा उसका हो जाएगा ज़्यादा। ठीक, तो आप इस तरीक़ा से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे मर्क्यूरस तो 1, मर्क्यूरिक 2, एस्टेनिस तो 2, एस्टेनिक तो 4। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ऋण मूलक है, यानी कि माइनस जो होता है उसके विषय में। तो यहाँ पे हाइड्राइड हो गया माइनस के 1, क्लोराइड हो गया माइनस के 1, ब्रोमाइड हो गया माइनस के 1, आयोडाइड हो गया माइनस के 1, फ्लोराइड हो गया माइनस के 1, हाइड्रा ऑक्साइड हो गया OH जिसको कहते हैं, तो ये माइनस के 1 आ गया। नाइट्राइट NO2, नाइट्रेट NO3, उसी प्रकार से बाइकार्बोनेट तो HCO3, कार्बोनेट CO3, तो ये सब आपको याद करना होगा। तो ये सब 2-3 बार जब रिपीट कीजिएगा तो ये सब याद हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग और देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे जो कि बाई सल्फेट दिया हुआ है, SO4 जो होता है सल्फेट होता है, लेकिन H जो लगा रहेगा तो बाई सल्फेट हो जाएगा। जैसे बाइकार्बोनेट तो HCO3, कार्बोनेट का होगा CO3 और H जो लगा देंगे तो बाई बोलेंगे उसको। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। आगे क्लोरेट है, फिर उसके बाद पर मैग्नेट है MnO4, ये पर मैग्नेट हो गया। उसी प्रकार से साइनाइड हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया सल्फाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। तो ये सब अपना देख लीजिएगा। ठीक, ये सब बताने का तरीका क्या है कि इससे क्या होगा आपके कि अनुसूत्र जब हम लिखना बताएंगे आगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अनुसूत्र जो होता है, देखिए अनुसूत्र, तो मान लीजिए कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। अब आपको अनुसूत्र लिखना है तो इसका जो वैलेंसी होता है सोडियम का वो इसके नीचे लिखा जाता है, क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है वो इसके नीचे लिखा जाता है। सोडियम का वैलेंसी प्लस के 1 और क्लोरीन का वैलेंसी माइनस के 1 होता है। कभी भी आप प्लस वाला को बाएं साइड लिखिएगा और माइनस वाला को दाहिने साइड लिखिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लाइड, अगला स्लाइड हम ले लेते हैं, इसको डिलीट करके इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, और सोडियम का 1, क्लोरीन का भी 1, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये जो है सो माइनस वाला। अब इससे इसमें क्रॉस गुना करेंगे, इससे इसमें क्रॉस गुना करेंगे। सोडियम में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सोडियम, 1 नहीं लिखते हैं, क्लोरीन में 1 से तो क्लोरीन, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड।
तो इस प्रकार से आप अनुसूत्र लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया और ये आपका सल्फेट हो गया। इसका होता है +K1, इसका होता है -K2। अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा H2 और यहाँ पे SO4। तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। उसी प्रकार से और जिंक हो गया, जिंक और ये सल्फेट हो गया। तो जिंक का होता है 2 और सल्फेट का भी होता है 2। अब इससे इसमें क्रॉस गुना करेंगे। अब 2 यहाँ पे हैं तो उसका HCF हो जाता है, HCF हो जाता है तो ZnSO4। तो ये होता है इसका जिंक सल्फेट का। चलिए इसी प्रकार से और आगे ले लेते हैं। जैसे ये हो गया पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे HSO4 ये बाई सल्फेट हो गया। पोटेशियम का 1 होता है, इसका भी 1 होता है। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम और KHSO4, इसको हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम बाई सल्फेट। तो अब आपको पता हो गया होगा कि जब तक हम अनुसूत्र लिखना नहीं जानेंगे तब तक ये सब हम नहीं पढ़ सकते। जैसे मान लीजिए कि अब कहीं पे KMNO4 लिखा है, अब इसको पढ़ेंगे क्या जब तक आपको अनुसूत्र नहीं आएगा। K से आ जाएगा पोटेशियम और ये जो होगा पर मैग्नेट, तो हम इसको पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक, इसी प्रकार से जैसे ये पोटेशियम हो गया, सल्फेट मान लेते हैं, सल्फेट। अब इससे बनाएंगे तो आ जाएगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट हो गया। तो उस प्रकार से आप पहले अनुसूत्र हम कुछ दे देते हैं आपको, वो बना करके आप लाइएगा। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन से बना लीजिएगा, उसी प्रकार से सोडियम से बनाइएगा, पोटेशियम से बनाइएगा, एल्युमिनियम से बनाइएगा, उसके बाद एल्युमिनियम के बाद जिंक से बना लीजिएगा, उसके बाद आप आयरन से बनाइएगा। और इन सब से किस किस से बनाना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आप ऑक्सीजन से बना लीजिएगा, ऑक्साइड होगा, क्लोरीन क्लोराइड होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सल्फेट से बना लीजिएगा, नाइट्रेट से बना लीजिएगा, NO3 नाइट्रेट हो गया। तो यानी कि हम बैक साइड में थोड़ा जाते हैं, पिछले स्लाइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आपका आ गया, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3 4 यानी कि 6 चौके 24। आपका 24 यानी कि बनाना होगा। तो आप ये 24 क्या कीजिएगा बना करके और व्हाट्सअप जो नंबर है उस पर आप भेज दीजिएगा, हम उसको चेक करके उसको सही आंसर अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।